चलिए दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो हमारी पिछली वीडियो में हमने देखा कि कोई भी बिज़नेस हमारा जो होता है वो चार स्टेजेस में काम करता है। हमारी जो पहली स्टेज होती है किसी भी बिज़नेस की, वो स्टार्टअप की स्टेज होती है। उसके बाद बिज़नेस ग्रो करता है, फिर वो मैच्योरिटी की तरफ जाता है और फिर वो डिक्लाइनिंग की तरफ जाता है। अपने बिज़नेस को सस्टेन करने के लिए, तो हर स्टेज पर अपने बिज़नेस को सस्टेन करने के लिए हमें कुछ स्ट्रैटेजी की ज़रूरत पड़ती हैं। दोस्तों, स्टार्टअप की फ़ेज़ पे हमें जो स्ट्रैटेजी की ज़रूरत पड़ती है वो सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी मानी गई है मार्केट पेनिट्रेशन की। ये सबसे एक लो रिस्क स्ट्रैटेजी होती है। दूसरे स्टेज पे जो हम बात करते हैं वो हमारी आती है ग्रोथ की स्टेज। इस स्टेज पे हमें जो स्ट्रैटेजी की ज़रूरत पड़ती है वो होती हैं दोस्तों ग्रोथ एंड एक्सपेंशन की स्ट्रैटेजीज़। इस स्ट्रैटेजी के अंदर दोस्तों काफ़ी सारे मर्जर्स होते हैं, काफ़ी सारे एक्विजिशंस होते हैं और काफ़ी सारे स्ट्रेटजिक अलायंसेस होते हैं, जो कि हमने पिछली वीडियोस में देखा। और दोस्तों, जो हमारी तीसरी स्टेज आती है वो आती है मैच्योरिटी की स्टेज, जिसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और पता करते हैं कि मैच्योरिटी की स्टेज क्या होती है और इसमें कंपनी को क्या स्ट्रेटजी की ज़रूरत होती है। दोस्तों, किसी भी बिज़नेस की मैच्योरिटी की स्टेज वो स्टेज होती है जहाँ पे आपकी जो सेल होती है वो एक लेवल पर जाकर रुक जाती है। मतलब सेल्स में आपकी 5%, 5%, 7% इसके अराउंड ही ग्रोथ होती है। वो आपकी मैच्योरिटी की स्टेज आ जाती है। और आपके जो प्रॉफिट्स होते हैं वो भी आपके मतलब लिमिटेड हो जाते हैं, लेकिन वो सस्टेन तो करते हैं। वो आपके जो प्रॉफिट्स होते हैं वो कंटिन्यूसली आपके पास आते रहेंगे, लेकिन जो ग्रोथ होगी वो बहुत रुक सी जाती है। मतलब एक तरीके से आपका बिजनेस इस स्टेज पे आकर ग्रो नहीं करता। और दोस्तों, अगर हमने इस स्टेज पर ध्यान नहीं दिया तो ये हमारा जो बिज़नेस है इस स्टेज से, मैच्योरिटी की स्टेज से, अगर हमने प्रॉपर प्रिकॉशंस और स्ट्रेटजीज़ नहीं ली तो हमारा बिज़नेस कब डिक्लाइनिंग की फ़ेज़ में चला जाएगा हमें पता भी नहीं चलेगा। चलिए दोस्तों, अब डिस्कस करते हैं कि मैच्योरिटी की स्टेज में कोई कंपनी क्या स्ट्रेटजीज़ ले सकती हैं। दोस्तों, मैच्योरिटी की स्टेज में जो स्ट्रेटजी ली जाती है वो स्टेबिलिटी की स्ट्रेटजी होती है और उसके लिए कंपनी मार्केट पेनिट्रेशन को सबसे ज़्यादा प्रेफर करती हैं। दोस्तों, इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे हम बात करें हिंदुस्तान यूनिलीवर की। हिंदुस्तान यूनिलीवर एफएमसीजी की एक दिग्गज कंपनियों में से एक कंपनी है। अब हिंदुस्तान यूनिलीवर जो है उसकी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की बिजनेस यूनिट्स हैं। जैसे कि बिजनेस यूनिट मतलब क्या? बिजनेस यूनिट्स मतलब कि एक इस एक एक तरीके का, मतलब जिसमें आपके एक सेगमेंट कह लीजिए, आप एक तरीके का एक सेगमेंट है। अब हिंदुस्तान यूनिलीवर के डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स हैं और डिफरेंट डिफरेंट जो कि बिजनेस यूनिट्स हैं। अब सेगमेंट मतलब जैसे कि हम बात करें, हिंदुस्तान यूनिलीवर कॉस्मेटिक्स में काम करता है। अब कॉस्मेटिक्स में जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर के पास आपका डव आता है, पॉन्ड्स आता है, आपका लाइफ बॉय आता है ना, आपका फेयर एंड लवली हिंदुस्तान का प्रोडक्ट है, आपका वैसलीन हिंदुस्तान यूनिलीवर का प्रोडक्ट है। तो ये आपका कॉस्मेटिक्स के अंदर आता है। तो दोस्तों, तो जब ये सारे प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, मतलब जैसे आपका डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स जब मिलते हैं एक ही सेगमेंट के, जैसे डव हो गया, पॉन्ड्स हो गया, वैसलीन हो गया, आपका आपका ये फेयर एंड लवली हो गया, आपका एक्स का जो वो आता है आपका डियो, वो हो गया। तो ये जब सारे के सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं तो ये एक इंडस्ट्री के अंदर आते हैं जो कॉस्मेटिक्स की इंडस्ट्री होती है। दोस्तों, ये टोटल प्रोडक्ट्स मिलकर एक इंडस्ट्री बनाते हैं जिसे हम स्ट्रेटजिक बिजनेस बोलते हैं। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर का एक स्ट्रेटजिक बिजनेस तो ये हुआ, चलो दोस्तों, कॉस्मेटिक्स का। दूसरा जो हम स्ट्रेटजिक बिजनेस बात करते हैं वो है हिंदुस्तान यूनिलीवर का होम केयर का। अब होम केयर में हिंदुस्तान यूनिलीवर में क्या, होम केयर में मतलब आपका डिटर्जेंट्स वगैरह आ गए, जैसे आपका व्हील हो गया, और आपका ये सर्फ में आपका सर्फ एक्सल हो गया, जैसे आपका एक विम आता है, विम बार हो गया आपका। ये सब हिंदुस्तान यूनिलीवर के होम केयर के प्रोडक्ट हैं। तो दोस्तों, जब ये सारे डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स मिलेंगे, जैसे व्हील, सर्फ एक्सल और विम, तो ये सारे मिलकर एक इंडस्ट्री बनाएंगे
होम केयर की, और जो कि एक डिफरेंट एसबीयू होगी, यानी कि एक स्ट्रेटजिक बिजनेस यूनिट होगी। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं तीसरे स्ट्रेटजिक बिजनेस यूनिट जो हिंदुस्तान यूनिलीवर का है, वो हमारा फूड का आता है। अब फूड में हमारे पास क्या क्या होता है? फूड में हमारे पास आपका आ गया किसान, आपने खाया भी होगा, आप किसान का जैम आता है, किसान की सॉस आती है, टमाटो केचप आता है, ये सब आपने टेस्ट किया होगा। उसके बाद आता है हमारा नॉर, ये भी नॉर का जितना सूप वगैरह आता है, ये सब हिंदुस्तान यूनिलीवर का ही प्रोडक्ट है। और तीसरा हमारा, जैसे हम देखते हैं कि फूड में आपका चाय आ गई, चाय में आपका अ, ता, ताजमहल की टी की अगर हम बात करें तो टाटा चाय की पत्ती जो होती है हमारी, टाटा कह रहा हूँ, ताजमहल की, ये भी हिंदुस्तान यूनिलीवर का ही पार्ट है। तो ये सब एक अलग डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस यूनिट्स हैं। तो दोस्तों अब इसमें क्या होता है कि जैसे कोई कंपनी एक अपना पूरा मार्केट शेयर कैप्चर कर लेती है अपनी बिजनेस यूनिट्स के द्वारा, तो वो एक स्टेबिलिटी की स्टेज में मैच्योरिटी की स्टेज में चली जाती है। अब इस स्टेज में जाने के बाद अब वो कंपनी क्या करती है, अपने प्रोडक्ट को मतलब अपनी स्ट्रेटजिक बिजनेस यूनिट को आइडेंटिफाई करती है कि वो इस लाइफ साइकिल के किस फेज़ में है। एग्ज़ाम्पल के लिए मान लीजिए कि हमारा कॉस्मेटिक्स का जो हिंदुस्तान यूनिलीवर का बिज़नेस है, वो आपका ग्रोथ फेज़ में आता है। अब ग्रोथ फेज़ में जो जो स्ट्रेटजी लगती हैं, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन की, मर्जर हो गया, एक्सपेंशन के लिए आपका ये एक्विजिशन हो गया, या आपका स्ट्रेटजिक अलायंसेस हो गया, तो जो जो स्ट्रेटजिक एक्सपेंशन के लिए स्ट्रेटजी लगेंगी वो सब के सब हिंदुस्तान यूनिलीवर अपना कॉस्मेटिक्स के थ्रू करेगा। अब सपोज़ कीजिए दोस्तों, हम एग्जांपल के लिए ले लेते हैं, अगर हिंदुस्तान यूनिलीवर सोचता है कि उसका जो होम केयर वाला प्रोडक्ट है, जो कि आपका व्हील हो गया, जो आपका सर्फ एक्सल हो गया, या जो आपका विम बार हो गया, ये प्रोडक्ट अभी आपका स्टार्टअप की फ़ेज़ में ही है, तो इसके लिए दोस्तों वो मार्केट पेनिट्रेशन की स्ट्रेटजी लेंगे। और जैसे आपका ये किसान वगैरह हो गया, इस वाली स्ट्रेटजिक बिजनेस फूड अगर वो समझता है कि फूड वाला जो स्ट्रेटजिक बिजनेस यूनिट है वो आपका ग्रोथ में है, तो वो यहाँ पर उस ब्रांड के लिए ग्रोथ एंड एक्सपेंशन की स्ट्रेटजी लेगा। तो दोस्तों जो भी कंपनी बनती है वो अपने डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस यूनिट्स के कॉम्बिनेशन से बनती है, और हर बिजनेस यूनिट के लिए कुछ स्ट्रेटजी ली जाती है जो उस ओवरऑल कंपनी की रिवेन्यू और प्रॉफिट्स को डिसाइड करती है। दोस्तों मैच्योरिटी की फ़ेज़ में हम स्टेबिलिटी की स्ट्रेटजी लेते हैं। स्टेबिलिटी की स्ट्रेटजी में हमारी मार्केट पेनिट्रेशन होती है। अब दोस्तों अब हम बात करें कि हिंदुस्तान यूनिलीवर क्या करता है। हिंदुस्तान यूनिलीवर, जैसे कि आपने देखा होगा कई बार, आप किसी ग्रोसरी शॉप पे जाते हैं, वहाँ पर आपको 1 बाय 1 का आपको बाय 1 गेट 1 का ऑफ़र मिल जाता है। जैसे कॉस्मेटिक्स में आपको कई बार कि आप 1 बाय 1 फेयर एंड लवली आपने देखा होगा कि आप एक फेयर एंड लवली लीजिए, उस पर आपको एक फ्री मिल जाएगी। तो दोस्तों ये क्या है, ये सब एक मार्केट पेनिट्रेशन की स्ट्रेटजी है जिसके अंदर हिंदुस्तान यूनिलीवर अपना कॉस्मेटिक का बिज़नेस को ग्रो कर रहा है। इसमें क्या होता है दोस्तों, ये आपका वही मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रेटजी है जो हम स्टेज 1 में डिस्कस कर चुके हैं। इसमें आप थोड़ा सा सिर्फ अपने प्रोडक्ट और पैकेजिंग को चेंज करते हैं और कुछ डिस्काउंट ऑफ़र के थ्रू या कूपन के थ्रू आप कस्टमर को अट्रैक्ट करते हैं। इसे एक एग्जांपल के थ्रू हम ऐसे समझते हैं, मान लीजिए दोस्तों कि किसान के हम केचप की बात करते हैं। किसान केचप जो कि हिंदुस्तान यूनिलीवर का फूड स्ट्रेटजिक बिजनेस यूनिट का पार्ट है। किसान केचप में क्या होता है कि हिंदुस्तान यूनिलीवर आपको कहता है कि सपोज़ कीजिए उसका 1 kg वाला जो आपका टोमेटो केचप मिलता है किसान का, वो 110 रुपीज़ का मिलता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन हिंदुस्तान यूनिलीवर आपको एक स्कीम देता है और उसमें वो कहता है कि 190 रुपीज़ में आप 2 किसान केचप ले जाइए। तो दोस्तों यहाँ पर उसने क्या किया, यहाँ पर हिंदुस्तान यूनिलीवर ने अपना सिर्फ और सिर्फ पैकेजिंग में थोड़ा सा चेंज किया है, 1 बाय 1 की एक पैकेजिंग बनाई है और एक डिस्काउंट कूपन अप्लाई किया है। डिस्काउंट के थ्रू उसने कस्टमर को अट्रैक्ट किया है। अब दोस्तों जो कस्टमर पहले 110 रुपये में 1 किलो
टोमेटो केचप ले जा सकता था, अब वो 2 kg टोमेटो केचप ले जाएगा और कितने रुपीज़ में, 190 रुपीज़ में, वरना आपको 220 रुपीज़ पे करने पड़ते। तो दोस्तों ये इस तरह की स्ट्रेटजीज कंपनी लेती हैं जो इस मैच्योरिटी की स्टेज में पहुंच जाती है, जो अपने बिजनेस को स्टेबल करना चाहती है। उन्हें पता चल जाता है कि मतलब अब उनका बिजनेस मतलब ज़्यादा वो ग्रोथ वाली स्ट्रेटजीज नहीं लेना चाहती, वो अपना स्टेबिलिटी वाली स्ट्रेटजीज लेना चाहती हैं। तो इस फेज़ में दोस्तों हमारा जो प्रोडक्ट है वो हमारा जो होता है वो कैश काउ या डॉग की फॉर्म में हो सकता है। कैश काउ में क्या होता है दोस्तों, कैश काउ में आपका जो बिज़नेस होता है वो कैश तो आपका अच्छा खासा जनरेट करता रहेगा। जैसे कि हम बात करें हिंदुस्तान यूनिलीवर की, सेल तो अच्छी खासी होती है, मतलब स्टेबल है सेल, लेकिन सेल वही मतलब 5% ऊपर नीचे चलती रहती है, 5% के अराउंड, 5 या 10% के अराउंड ऊपर नीचे चलती रहती है। तो मतलब बिजनेस उसका जनरेट करता रहता है इनफ कैश। एक आपका बिजनेस जो होता है वो वेल इस्टेब्लिश्ड हो जाता है और आपको उसे मतलब अब अपने उस बिजनेस को मेंटेन करने के लिए कोई आपको हैवी कैश की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो आपका बिजनेस मार्केट में कैप्चर कर लिया है, मार्केट शेयर उस बिज़नेस ने कैप्चर कर लिया करे। दोस्तों जब ये स्टार जो हमारा स्टार प्रोडक्ट था, जो हमने बात करी थी अपना ग्रोथ फेज़ में या स्टार्टअप के फेज़ में, जो हमारे पास ये प्रोडक्ट्स होते हैं स्टार और क्वेश्चन मार्क, तो दोस्तों जब स्टार प्रोडक्ट का ग्रोथ रेट कम होने लगता है तो स्टार प्रोडक्ट कैश काउ में कन्वर्ट हो जाता है, कैश काउ में कन्वर्ट हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, जब ये कैश काउ में कन्वर्ट होता है तो इसका मतलब क्या होता है दोस्तों कि अब आपके प्रोडक्ट में ग्रोथ का रेट बहुत कम है। अब आपका प्रोडक्ट ग्रोथ तेज़ी से नहीं करेगा, लेकिन हाँ वो आपको कंटिन्यूसली कैश जनरेट करके देता रहेगा। तो इसके लिए क्या होता है दोस्तों, आपको कैश काउ वाला जो आपका प्रोडक्ट है आप उसे रख सकते हैं एज आ, मतलब कि आपके बिजनेस के पास अच्छा कैश जनरेट होता रहे फ्यूचर में। तो आप ये कैश काउ वाला जो आपका प्रोडक्ट होता है आप उसे रख सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर में रख रखा है अपना कॉस्मेटिक का बिजनेस, इस प्रोडक्ट में मतलब वो इन्हें कैश जनरेट करके देता रहता है ना दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों ये जो होता है फिर उसके बाद जब आपका मार्केट शेयर भी कम होने लग जाता है, कैश काउ प्रोडक्ट का जब दोस्तों मार्केट शेयर भी कम होने लगता है धीरे धीरे, तो आपका ये प्रोडक्ट जो होता है वो डॉग में कन्वर्ट हो जाता है। जब अब दोस्तों ये लिक्विडेट की क्या स्ट्रैटेजी, ये लेकिन दोस्तों ये स्टेज 4 में ज़रूरत पड़ेगी हमें डॉग की। तो आइए पहले हम स्टेज 4 समझ लेते हैं। तो स्टेज 4 में क्या होता है दोस्तों कि आपको जो बिज़नेस है वो मैच्योरिटी की तरफ से डिक्लाइनिंग की तरफ जाने लगता है। डिक्लाइनिंग की तरफ जब आपका बिज़नेस जाएगा तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि आपको एकदम हाथ पे हाथ रखे बैठना है और वेट करना है कि अच्छा मेरा बिज़नेस डिक्लाइनिंग की तरफ जा रहा है तो अब हमें क्या करना चाहिए। तो उसके लिए भी कुछ स्ट्रैटेजीज़ बताई गई हैं जो आपको इस फेज़ में लेने में काम आती हैं। उसके लिए दोस्तों कुछ स्ट्रैटेजीज़ होती हैं टर्न अराउंड और रिट्रेचमेंट की। तो आइए दोस्तों डिस्कस करते हैं ये टर्न अराउंड और रिट्रेचमेंट की क्या स्ट्रैटेजीज़ होती हैं। तो दोस्तों जब आपका बिज़नेस एक ऐसे स्टेज में आ जाता है जहाँ पर आपके पास इनफ कैश नहीं होता, मतलब कि आपका बिज़नेस उस स्टेज में आ गया है कि आपका जो कैश फ्लो है वो कंटिन्यूसली नेगेटिव होता जा रहा है, आपका जो मार्केट शेयर है वो कंटिन्यूसली कम होता जा रहा है, आपके पास जो रिसोर्सेज हैं जैसे आपका लैंड लेबर कैपिटल वो आप पूरी तरीके से मतलब यूटिलाइज नहीं हो रहे हैं और आपके रिसोर्सेज का वेस्ट हो रहा है, आपका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कंटिन्यूसली गिरता जा रहा है। मतलब कि जिस बंदे ने कंपनी में, जिस स्टेक होल्डर ने कंपनी में पैसा लगाया हुआ है वो बंदा चाहता है कि उसे कुछ रिटर्न मिले, लेकिन आपका बिजनेस उसे उतनी रिटर्न नहीं दे पा रहा है। तो दोस्तों ये एक साइन होता है कि जिससे आपको इसके थ्रू आपको पता चल जाएगा कि आपका जो बिजनेस है वो आपका स्टेज 4 में जाने लगा है। अब दोस्तों स्टेज 4 में आपने ये तो पता कर लिया कि मेरा बिज़नेस चला गया है, आपको ये कुछ पॉइंट्स हैं जैसे जो आपको बताते हैं कि आपका बिज़नेस अब स्टेज 4 में चला गया है और इसके लिए आपको अब स्ट्रैटेजी लेनी पड़ेगी। तो दोस्तों क्या स्ट्रैटेजी होती है जिसके थ्रू हम इस स्टेज को कवर कर सकते हैं, मतलब कि स्टेज 4 से अपने बिज़नेस को दोबारा स्टेज 3 पर लेकर जा सकते हैं।
या स्टेज 2 में लेकर जा सकते हैं, जो हमारा ग्रोथ की स्टेज होती है। तो दोस्तों वो स्ट्रेटजी होती हैं आपकी ये टर्न अराउंड की स्ट्रेटजीज़। तो दोस्तों इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमारे पास पहले रीज़न होता है। हमें ये पता करना पड़ेगा कि हमारी जो सेल है, हमारा जो कैश फ्लो है, हमारी जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, वो किन कारणों की वजह से है फॉल हो रही है। अब वो कारण हो सकते हैं दोस्तों इंटरनल सोर्सेज से भी। वो आप कैसे पता कर सकते हैं, वो आप इंटरनल सोर्सेज से भी पता कर सकते हैं या एक्सटर्नल सोर्सेज से भी पता कर सकते हैं। दोस्तों इंटरनल सोर्सेज में क्या आता है, इंटरनल सोर्सेज में आपका आ सकता है कि आपका मैनेजमेंट एफिशिएंटली काम नहीं कर रहा है, या आपके पास रिसोर्सेज कम हैं, या आप मतलब आप जैसे प्रकृति का एक नियम कहा जाता है दोस्तों, प्रकृति का नियम है चेंज। तो अगर आपकी कंपनी चेंज नहीं हो पा रही है, जैसे दोस्तों हमने देखा था नोकिया के केस में, नोकिया नोकिया टेक्नोलॉजी के साथ चेंज नहीं हो पाया था, तो वो मार्केट से आउट हो गया था। ऐसे ही दोस्तों आपको चेंज करना पड़ेगा। अगर आपकी कंपनी, आपने देखा कि हमारी जो कंपनी है वो एज़ पर द चेंज अडॉप्ट नहीं कर रही है, तो भी दोस्तों आपको ये इंटरनल रिसोर्स से पता चल जाएगा। और अगला जो आता है दोस्तों वो ओवर एक्सपेंशन, मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे जो हमारा बिजनेस है वो मैच्योरिटी की तरफ है, या हमारा जो बिज़नेस है वो ग्रोथ की तरफ है, और हम उसके लिए कुछ ज़्यादा ही स्ट्रैटेजी ले रहे हैं। हमें वहाँ पे मार्केट पेनिट्रेशन की स्ट्रैटेजी लेनी थी और हम वहाँ पर मर्जर एंड एक्विजिशंस कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं। तो ये सब आपको इंटरनल डिस्कशन से या इंटरनल सोर्सेज से पता चल जाएगा। उसके बाद जो दोस्तों हमारा अगला हमारा सोर्स है वो होता है एक्सटर्नल सोर्सेज। एक्सटर्नल सोर्सेज में हम क्या देख सकते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि इकोनॉमी में कुछ चेंज हो रहा है जिसकी वजह से जो इम्पैक्ट मेरे बिजनेस पर पड़ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ पॉलिसीज़, गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसीज़ ऐसे इम्प्लीमेंट कर दी हैं कि उन पॉलिसीज़ की वजह से मेरा बिजनेस इम्पैक्ट हो रहा है या फ्यूचर में होने वाला है, या कस्टमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस तो नहीं बदल गया है। कस्टमर को पहले कुछ और चीज़ पसंद आती थी, अब कस्टमर का टेस्ट बदल गया है, जो मेरे बिज़नेस की डिमांड को अफेक्ट कर रहा है और जिसकी वजह से मेरी रेवेन्यू फॉल हो रही है। तो ये भी दोस्तों एक एक्सटर्नल सोर्सेस के कारण है। तो इसके दोस्तों स्टेजेस क्या होती हैं, इसमें दोस्तों सबसे पहली आपकी होती है प्रिपरेटरी स्टेज। इस स्टेज में आप क्या करते हैं, इस स्टेज में आप मैनेजमेंट से बात करेंगे, अपना फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चर करेंगे, और मतलब अपना इंटरनल कंट्रोल एक तरीके से मजबूत करेंगे, उस पर आप काम करेंगे और फिर आप उसे इम्प्लीमेंट करेंगे। दोस्तों अगर शॉर्ट टर्म पे फिक्स हो जाता है, अगर जो आपने स्ट्रेटजी यहाँ पे ली है, जो आपने यहाँ पे प्लान इम्प्लीमेंट किया है, अगर वो आपका फिक्स हो जाता है शॉर्ट टर्म के लिए, मतलब कि आपको लगता है कि आपने जो यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन की है मैनेजमेंट चेंज करके या फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग करके या इंटरनल कंट्रोल को अपने मजबूत करके, अगर आपको लगता है कि वो सब आपका यहाँ पर सक्सेस हो रहा है, तो आपको उसका रिज़ल्ट इस फेज़ में दिखने लग जाएगा। ये शॉर्ट टर्म फिक्स आपको दिखने लग जाएगा। आपको दिखेगा कि आपकी सेल्स धीरे धीरे बढ़ रही है, आपका मैनेजमेंट अच्छे डिसीजन ले रहा है, ग्रोथ एंड स्ट्रेटजी वाइज आपका मैनेजमेंट जो है वो कंपनी को समझ रहा है, तो वो आपका शॉर्ट टर्म में आपको रिज़ल्ट दिखने शुरू हो जाएंगे। और दोस्तों जब आपको शॉर्ट टर्म में रिज़ल्ट दिखने शुरू हो जाएंगे, तो फिर वहाँ पर आप ग्रोथ एंड एक्सपेंशन की स्ट्रेटजीज़ को इम्प्लीमेंट करके अपने बिजनेस को दोबारा से मतलब ग्रोथ की फ़ेज़ में या दोबारा से मैच्योरिटी की फ़ेज़ में ला सकते हैं, डिक्लाइनिंग की फ़ेज़ से। पर दोस्तों अगर ये सारी चीज़ें नहीं फिक्स होती है, मान लीजिए आपने ये भी कर लिया और आपके पास ये करने के बाद भी आपको कोई रिलीव नहीं मिलती है, तो उसके लिए दोस्तों हमारे पास जो तरीका होता है वो होता है डाइवेस्टमेंट का। अगर आपका टर्न अराउंड स्ट्रेटजी का प्लान फेल हो जाता है, तो आपको अपने बिजनेस को लिक्विडेट करना पड़ेगा, अगर आपको कंपनी को अच्छे से मैनेज करना है। तो दोस्तों इस फेज़ में जो आपके पास जो प्रोडक्ट होता है वो आपका डॉग की कैटेगरी का होता है, मतलब कि वो आपका सिर्फ इतना ही कैश जनरेट कर पाएगा कि वो अपने आप को भी मुश्किल से सस्टेन कर पाएगा। तो इस पर्पस में आपको क्या करना है, इस अगर आपको पता चल जाता है कि आपका जो बिज़नेस है या आपका जो स्ट्रेटजिक बिजनेस यूनिट है या आपका जो भी प्रोडक्ट है वो डॉग की कैटेगरी में आ रहा है, तो आपको उसे डाइवर्स्ट करना है।
अब दोस्तों इसका मैं एक आपको एग्जांपल दूंगा डाइवर्समेंट का स्टेज 4 का। दोस्तों अभी रिसेंटली 12 जून को एक न्यूज़ आई थी कि टाटा जो पावर है, टाटा पावर, जी हाँ दोस्तों, आपने कंपनी का नाम सुना होगा, टाटा पावर अपना बिजनेस डाइवर्स्ट कर रहा है शिप का। जी हाँ दोस्तों, टाटा पावर अपनी 3 शिप्स GmbH एंड कंपनी को बेच रहा है 212.76 मिलियन में, यानी कि 212.76 मिलियन में टाटा पावर अपनी 3 शिप GmbH एंड कंपनी को बेच रहा है। उनका कहना है, टाटा का कहना है कि ये जो बिज़नेस है, जो शिप का बिज़नेस है, वो नॉन ऑपरेटिंग काइंड का उनका बिज़नेस है, जो मतलब उनकी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी गिरा रहा है, तो वो इस बिज़नेस को डाइवर्स्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों इसलिए उन्होंने मतलब ये अपना बिज़नेस को आइडेंटिफाई किया कि उनका जो प्रोडक्ट है वो डॉग्स की कैटेगरी में आ रहा है और इट्स बेटर टू डाइवर्स दैट बिज़नेस। तो उन्होंने दोस्तों ये अपना बिज़नेस डाइवर्स कर दिया। तो ये था दोस्तों पूरा का पूरा हमारा बिज़नेस लाइफ साइकिल, और ये आज ख़त्म होता है। आगे आने वाली वीडियो में हम और भी कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। तो अभी तक के लिए दोस्तों इतना ही।